बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान एजाज़। इस शो में मैं आपके लाइव फ़ोन कॉल्स लेता हूं। अगर आपका भी इमिग्रेशन का मसला है, आप भी फ़ोन करके इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। प्रोग्राम का नंबर अभी आपके स्क्रीन के नीचे आ रहा है। 0203-475-1718 पर आप कॉल कर सकते हैं और उम्मीद है कि आपको ऐसी एडवाइस दी जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नाज़रीन, शुरू करते हैं इस वीक की अपडेट्स के साथ। लास्ट वीक मैं ये अपडेट आपके साथ शेयर करना चाहता था, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं नहीं कर सका और मैंने सोचा कि इस वीक इसके साथ शुरू करते हैं, और वो है द अफ़गान रेफ्यूजी स्कीम। आपने सुना होगा कि पिछले साल जब यूके फोर्सेस निकली हैं अफ़गानिस्तान से, उन्होंने बेशुमार अफ़गानी लोगों को वीज़े इशू किए हैं। ऑपरेशन पिटिंग के तहत उन्होंने लोगों को इनडेफिनेट ILR ग्रांट किया था, और अभी भी इन्होंने 3 स्कीम्स रखी हुई हैं जिस पर वो लोगों को वीज़ा इशू कर रहे हैं। इस पर थोड़ी सी मैं आपको रहनुमाई देना चाहूँगा। पहली जो स्कीम है वो है अफ़गान रेफ्यूजी रिलोकेशन एंड असिस्टेंस प्रोग्राम। अब यहाँ उन लोगों को वो ILR इशू कर रहे हैं जिन्होंने काम किया था डायरेक्टली फॉर द यूके गवर्नमेंट, या एजेंसी के थ्रू आपने काम किया था फॉर द यूके गवर्नमेंट, और आपके जान को खतरा है। आपने साबित करना है कि अक्टूबर 2001 से एनी टाइम आप काम कर रहे थे यूके गवर्नमेंट के लिए, या अगर अभी उन्होंने आपको डिसमिस कर दिया है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, या अभी भी आप उनके लिए काम कर रहे हैं, दैट्स ओके। लेकिन फ्रॉम अक्टूबर 2001 ऑनवर्ड्स, अगर आप उससे पहले काम कर रहे थे, आप इस स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा सकते। अब इस स्कीम में इन्होंने 4 कैटेगरीज बनाई हुई हैं। कैटेगरी 1 के अर्जेंट रिलोकेशन, कि आपको फौरी तौर पर निकाला जाए और आपको ILR ग्रांट की जाए अंडर द अफ़गान रेफ्यूजी रिलोकेशन एंड असिस्टेंस प्रोग्राम। जो कैटेगरी 3 है वो है कि यूके गवर्नमेंट मानती है कि आपने मदद की थी गवर्नमेंट की, आपकी जान को एक हद तक खतरा है, लेकिन आपको अर्जेंट रिलोकेशन की ज़रूरत नहीं। दैट इज़ कैटेगरी 3। इस स्कीम पर आप अपने डिपेंडेंट्स को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं, जैसे कि योर वाइफ एंड योर चिल्ड्रन, और आपने अंडर 276 BE1 पार्ट 7 ऑफ द इमिग्रेशन रूल्स पर आपने रिक्वायरमेंट्स फॉलो करनी है। आप अपने दूसरे फैमिली मेम्बर्स को भी बुला सकते हैं, जिसको कहते हैं एडिशनल फैमिली मेम्बर्स, अगर आप साबित कर सकते हैं कि वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, और दूसरा कि उनकी जान को भी खतरा है। सो अगर आप ये चीज़ें साबित कर सकते हैं, आप एडिशनल फैमिली मेम्बर्स जैसे कि योर ब्रदर्स, सिस्टर्स, कजन्स, अंकल्स, आंट्स, उनको भी इस स्कीम के तहत स्पॉन्सर कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरी स्कीम के ऊपर, जिसका ऐलान हुआ था इन जनवरी 2022 को इन्होंने खोली थी, विच इज़ द अफ़गान सिटीजन रीसेटलमेंट स्कीम, ACRS। अब इस स्कीम पर कोई फॉर्मल एप्लीकेशन नहीं है। आप सोचते होंगे किस तरह यूके तय करती है कि हम आपको इस स्कीम पर वीज़ा देंगे, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस स्कीम पर यूके गवर्नमेंट देगी 20,000 लोगों को वीज़ास, और फर्स्ट ईयर में इन्होंने कहा है गवर्नमेंट ने कि हम देंगे 5,000 लोगों को वीज़ा। अब इसमें इन्होंने 3 कैटेगरीज बनाई हुई हैं। नंबर 1, वो लोग जो यहाँ आए थे अंडर ऑपरेशन पिटिंग। जो पिछले साल जिन लोगों को इन्होंने एंट्री दी थी अफगानिस्तान से, कोई कोई लोगों को उन्होंने इस स्कीम के तहत ILR ग्रांट कर दिया था। पहले साल में इन्होंने कहा है 5,000 लोगों को हम ग्रांट करेंगे ILR, लेकिन जो पिछले साल लोग आए हैं, कोई कोई जगह उनको दे दी गई है। अभी हमें नहीं पता कि कितने स्पेसेस अब अवेलेबल हैं, हो सकता है खाली 2,000 या 3,000 हो, लेकिन गवर्नमेंट ने इस पर हमें कुछ नहीं बताया। दूसरी जो कैटेगरी है इसमें वो है रेफरल्स जो यूनाइटेड नेशंस से आते हैं। अगर यूनाइटेड नेशंस समझती है कि एक शख्स की जान को खतरा था या उसने यूके गवर्नमेंट की हेल्प की थी, हम समझते हैं कि इसको इस स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहिए, वो फिर रेफरल करेंगे यूके गवर्नमेंट को, और यूके गवर्नमेंट इस शख्स को अंडर द अफ़गान सिटीजन रीसेटलमेंट स्कीम पर ILR ग्रांट कर देगी। और जो तीसरी कैटेगरी है अंडर द स्कीम, वो है जिन लोगों ने यूके गवर्नमेंट को
हेल्प की थी और जो हाई रिस्क है, जैसे कि जजेस या वो लोग जिन्होंने जमहूरियत इस्टेब्लिश करने में यूके गवर्नमेंट का साथ दिया, या ख़वातीन या जो LGBT कम्युनिटी है उनके जो मेंबर्स हैं, अगर उनकी जान को ख़तरा है वो भी इस कैटेगरी में आते हैं और वो फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन ये जो कैटेगरी 3 है हाई रिस्क, उसमें जो 1500 स्पेसेस हैं फॉर द फर्स्ट ईयर, यूके गवर्नमेंट ने कहा कि हम उन लोगों को देंगे जिन्होंने काम किया था फॉर ब्रिटिश काउंसिल, ग्रेटर वर्ल्ड या शेवनिंग अलुमनाई। अगर ये 3 कंपनीज के लिए आप काम कर रहे थे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, 1500 स्पेसेस उन लोगों को देंगे। अगर आप इन कंपनीज के लिए काम करते थे और आप इस स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, यूके गवर्नमेंट ने एक फॉर्म बनाया हुआ है ऑनलाइन, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, और वो आपने कंप्लीट करना है बाय 15 अगस्त। 15 अगस्त से पहले आपने अपने डिटेल्स वहां लिखने हैं कि मैं इन कंपनीज के लिए काम कर रहा था, ग्रेटर वर्ल्ड, कॉन्ट्रैक्टर्स, ब्रिटिश काउंसिल या शेवनिंग अलुमनाई, इन तीनों में आप एक कंपनी के लिए काम कर रहे थे। आप अपने डिटेल्स उनको दे दें, वो फिर आपको खुद कांटेक्ट करेंगे कि हम समझते हैं आप इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं या नहीं, और अगर वो समझते हैं फिर आपको वो ग्रांट कर देंगे ILR। जो तीसरी और आखिरी स्कीम जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता था वो है द एक्स ग्रेशिया स्कीम। अब इस स्कीम में अगर आप कम से कम 1 साल के लिए काम कर रहे थे फॉर द यूके गवर्नमेंट, आपकी जान को खतरा है, वो समझते हैं आप हाई रिस्क है, फिर आप भी अप्लाई कर सकते हैं अंडर दिस स्कीम। ये जो स्कीम है मैं आपको बताता चलूँ, ये क्लोज हो रही है इन नवंबर 2022। सो विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स में इस स्कीम को वो बंद कर देंगे। सो अगर आप इस स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, आपको मैं यही मशवरा करूंगा कि आप फौरी तौर पर अप्लाई कर दें। नाज़रीन, एक कॉल आ रही है, देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है। हेलो हेलो कामरान भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। या वालेकुम सलाम। मेरे को एक क्वेश्चन है कि मैं इस टाइम पे यहाँ पे PSW में हूँ, तो मुझे अपने लिए, मैं केयर में वर्क कर रही हूँ इस टाइम पे, और क्या मेरे को टियर 2 स्पॉन्सरशिप अवेलेबल हो सकती है आपके पास? मुझे स्विच करना है वीजा टियर 2 में। नहीं, आप बिल्कुल कर सकती हैं कि अगर अभी आप काम कर रही हैं केयर होम के लिए, अगर आपको वो हाँ जी, स्पॉन्सर मैं करना चाहते हैं, आपको वो सर्टिफिकेट ऑफ वो नहीं करते हैं, वो नहीं कर रहे हैं। अगर अच्छा, आपके पास कुछ ऐसा, सॉरी, आपके नॉलेज में कोई ऐसा केयर होम है नहीं नहीं, जो मेरे स्पॉन्सर कर पास रहा हो? नहीं, मेरे पास तो नहीं है, लेकिन अगर आप खुद ढूंढ सकती हैं फिर आप ज़रूर स्विच कर सकती हैं। ठीक है, बहुत ओके सर, शुक्रिया। थैंक यू। जी जी, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगर आपको खुद ढूंढना होगा, जो सोलिसिटर्स कहते हैं ना कि हम आपको ढूंढ के देंगे, वो गलत होता है, क्योंकि सोलिसिटर का काम है आपका पेपर वर्क तैयार करना, आपका केस अच्छी तरह तैयार करना होम ऑफिस के सामने। उनका काम ये नहीं बनता कि वो आपको जॉब ढूंढे। बट बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जिस तरह इस बहन ने पूछा कि वो अभी ग्रेजुएट वीज़ा पर है और वो स्विच करना चाहते हैं टू टियर 2 स्किल्ड वर्कर, अगर मैं उनकी मदद कर सकता हूँ एम्प्लॉयर ढूंढने में। अनफॉर्चुनेटली मैं ये नहीं करता ये काम, और इसकी वजह ये है कि फ़र्ज़ करें मैं आपको एक एम्प्लॉयर ढूंढ देता हूँ और वो कंपनी कल बंद हो जाती है, आप तो मेरे पास आएंगे, गालियाँ निकालेंगे कि यार कामरान भाई आपने मुझे रिकमेंड किया था, अब ये कंपनी बंद हो गई है, मेरा वीज़ा कैंसिल हो गया, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, और ये सब आपकी वजह से। सो इसलिए इन चीज़ों में मैं हाथ नहीं डालता। लेकिन अगर आपके पास एक एम्प्लॉयर है और आप अप्लाई करना चाहती है, उसमें मैं आपकी ज़रूर मदद कर सकता हूँ। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कामरान भाई कैसे हैं? ठीक है। जी शुक्र अल्लाह का मेरे भाई, जी फरमाइए। कामरान भाई, मैं पिछले 12 साल से इस कंट्री में रहा हूँ और अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई स्टेटस नहीं है अब। तो मैं एक फेल्ड असाइलम सीकर भी हूँ, तो क्या मैं दोबारा असाइलम भर सकता हूँ या मेरे लिए अब कोई ऑप्शन नहीं है? ठीक है, असाइलम आपने किस बेस पर डाली थी? मैंने रिलीजियस बेस पे डाली थी। ठीक है, और वो रिफ्यूज़ हो गई, आप अपील पर गए थे? अपील भी मेरी रिफ्यूज हो गई है अपील कब हुई थी आपकी? लास्ट ईयर।
लास्ट ईयर, ठीक है। और उसमें जज ने क्या ऑब्जेक्शन लगाए कि मैं नहीं समझता आप क्रेडिबल हैं, या क्या क्या इश्यूज थे उसमें? जज ने यही कहा था कि लाइक मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मतलब मैं आपकी अपील को रिजेक्ट करता हूँ। ठीक है, सोलिसिटर था आपके पास? जी। ठीक है, ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अभी आपने बताया कि आपकी असाइलम क्लेम रिफ्यूज़ हो गई थी लास्ट ईयर, आपको क्या करना चाहिए? अब दो ऑप्शंस हैं आपके पास। एक तो है कि आप एक एप्लीकेशन अंडर द इमिग्रेशन रूल्स पर आप सबमिट कर सकते हैं कि आपके 20 साल से कम यहाँ हैं, आप वापस नहीं जा सकते, और आपको वीज़ा इशू किया जाए। इस एप्लीकेशन को कामयाब होने में चांसेस बहुत ही कम है, आई वुड से 5%। दूसरी जो ऑप्शन है कि आप दोबारा फ्रेश फर्दर सबमिशंस करें अपने असाइलम क्लेम के तहत कि ये नई एविडेंस है मेरे पास जो पहले कंसिडर नहीं हुई थी, और दोबारा मेरी असाइलम क्लेम को रिकंसिडर किया जाए। इससे ये फ़ायदा है कि आपकी कोई फ़ीस नहीं लगेगी होम ऑफिस की, और आप खुद जाके लिवरपूल में ये डॉक्यूमेंट्स या जो सबूत है आपके पास ये जमा करवा सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि जो ऑब्जेक्शंस जज ने लगाई थी पिछली दफ़ा वो आपने दूर करनी है। अगर आप दूर नहीं करते, होम ऑफिस आपको दोबारा वो रिजेक्ट कर देगी आपके एप्लीकेशन को, असाइलम क्लेम को, और आप फिर दोबारा स्क्वायर वन पर आ जाएंगे। सो बेस्ट चीज़ ये होगी कि अगर आप अपने सोलिसिटर के पास जाके बैठ के तय करें कि क्या क्या ऑब्जेक्शंस थी, उसको हम किस तरह हटा सकते हैं, एविडेंस मजीद इकट्ठा करें, फिर सबमिट करें, फिर शायद इसमें बात बन सकती है। सो बेस्ट एडवाइस यही होगी, एक दफ़ा अपने सोलिसिटर से कंसल्ट कर लें। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नाजरीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम कमरान भाई। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह आपने अच्छा प्रोग्राम रवाना किया है। हम हर प्रोग्राम आपका देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। थैंक यू। मेरे दो तीन छोटे छोटे क्वेश्चन है, अगर आप उसका जवाब दे दे तो बड़ी ज़रूर मेहरबानी जी, मेरे होगी भाई आपकी। फरमाइए। मैं ब्रिटिश नेशनल हूँ। 2006 में मैंने फर्स्ट वाइफ को पाकिस्तान से, मैं अफगान नेशनल हूँ ना, लेकिन ठीक है। ब्रिटिश वीज़ा। मैंने फर्स्ट वाइफ को अफगानिस्तान से यूके में लाया था 2006 में। फिर मैंने दूसरा शादी किया 5 साल पहले। ओके। अभी ब्रेग्जिट होने से पहले मैंने बेल्जियम का सिटीजनशिप ले लिया। सॉरी, एक मिनट। तो वो दूसरी वाइफ को मैंने सिटीजनशिप में बेल्जियम लाया। का आपने कब लिया? मैंने 2020 में लिया। हाँ, ठीक है। 2020 में। ओके। तो दूसरी बीवी को लास्ट ईयर जून में मैंने लाया था, 13 जून 2021 को बेल्जियम में। तो अभी बेल्जियम का कार्ड 5 साल का उसको भी मिल गया। ओके। और इधर मेरा एक बच्चा भी हो गया 20 मार्च को 2022 में। अभी ओके। उसके लिए ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई किया, लेकिन अभी तक नहीं आया। 15 वीक्स हो गए। तो ये जब मैं लाऊं यूके में दूसरी वाइफ को, तो ये रिकॉग्नाइजेबल है। लोग कहते हैं कि अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान में दो शादी के निकाह, वो फिर मुस्लिम के लिए रिकॉग्नाइज करता है। ये मेरा दूसरा वाइफ जो है ये पाकिस्तानी नेशनल है। एक ये सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि आया इसको हम, ये मेरे दूसरी बीवी जो है, लीगली कोई रास्ता है कि इनको हम यूके बुलाए, लाइक फैमिली मेंबर, इस तरह एप्लीकेशन कुछ डाल सकते हैं या नहीं? तो और तीसरा मेरा ये सवाल है मेरे भाई कि अगर हम ये किसी रास्ते पे भी यूके एंटर हो जाए, मेरे दूसरी बीवी बेल्जियम से और बच्चा, तो उसके लिए हम पाकिस्तानी बेस पे असाइलम डालते या अफगानी बेस पे, और या बच्चे के थ्रू आर्टिकल 8 पे वो 2.5 साल का जो वीजा देता है ना। तो अगर, क्योंकि जब ये तो मेरे नेशनल पाकिस्तानी है मेरे दूसरी वाइफ, लेकिन हमारे घर में अफगानिस्तान में रहती थी। ठीक है, मैं देता हूँ आपके फिर सवाल मैंने का जवाब। विजिट वीजे के लिए अप्लाई किया, इधर लाया। तो ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि जो आपकी जो दूसरी मैरिज है इसको कोर्ट्स रिकग्नाइज करेंगी या नहीं, अगर आपकी डिवोर्स हुई थी फर्स्ट वाइफ के साथ और आप ये साबित कर सकते हैं कि जब आपकी दूसरी शादी हुई है 5 साल पहले सेकंड वाइफ के साथ आपकी डिवोर्स हो चुकी थी फ्रॉम द फर्स्ट वाइफ, देन जो आपकी दूसरी मैरिज है इसको वो एक्सेप्ट करेंगे। So if you have the evidence,
कि आपकी डिवोर्स चंद साल पहले हो गई थी और जब आपने ये शादी की है 17 या 18 में आप डिवोर्सी थे, देन दैट वुड बी अ वैलिड मैरिज। अगर आपने डिवोर्स नहीं दी फर्स्ट वाइफ को, देन देयर इज एन इशू पोटेंशियली कि आप दो बीवियां सेम टाइम नहीं रख सकते। सो देयर इज अ पोटेंशियल इशू दे। दूसरा जो सवाल आपने मुझे पूछा है कि अभी आपकी वाइफ बेल्जियम में है बच्चे के साथ, जो आपने उसका ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई किया हुआ है, 15-16 वीक्स हो गए हैं, अब कौन से रूट पर आप अपनी वाइफ को स्पॉन्सर कर सकते हैं? अब एज ए यूरोपियन विच यू आर, आपने बताया कि सॉरी एज अ ब्रिटिश नेशनल पोटेंशियली आप उसको स्पॉन्सर कर सकते हैं अंडर द सरिंदर सिंह रूट। सो दैट इज़ एन ऑप्शन। बट इसमें अब ये था कि मार्च 22 से पहले एंट्री होनी चाहिए थी। अगर आपने नहीं भी की, पोटेंशियली आप अप्लाई कर सकते हैं, उसको स्पॉन्सर कर सकते हैं एज अंडर द सरिंदर सिंह रूट। सो दैट इज़ एन ऑप्शन फॉर यू कि आप वहाँ यूके में बेल्जियम में टीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रहे थे, उसको 5 साल का रेजिडेंस कार्ड मिला और अब यहाँ आप वापस आ गए और आप अपनी वाइफ को यहाँ स्पॉन्सर करना चाहते हैं कि वो आपके साथ रहे। सो दैट इज़ अ पोटेंशियल ऑप्शन फॉर यू। थोड़ा सा केस आपका ये कॉम्प्लेक्स है, आई वुड स्ट्रांगली एडवाइज यू कि आप एक सोलिसिटर से एक दफ़ा ज़रूर मिल लें। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो, गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग। मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरा बच्चा जो है नेक्स्ट मंथ को 10 इयर्स को होना है जी जी। और उसका ब्रिटिश रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो हम कैसे करवा सकते हैं? और वो ब्रिटिश रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद जो ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना होता है, वो कोई टाइम होता है कि तुरंत कर देना है ऐसा? ठीक है, थैंक यू। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नेशनलिटी के लिए, जो बच्चे की नेशनलिटी अगर वो 10 साल का हो गया है, आप उसकी अप्लाई कर सकते हैं। नेशनलिटी की एप्लीकेशन आपने भरनी होती है और फिर वो बच्चे को ग्रांट कर देते हैं नेशनैलिटी। जैसे उसको नेशनलिटी की सर्टिफिकेट इशू हो जाए, आप फौरी तौर पर अगर आप चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए। अगर आप नहीं अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप फ़र्ज़ करें 3 माह बाद 6 माह बाद अप्लाई करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो इसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि आप फौरी तौर पर पासपोर्ट अप्लाई करें। बच्चा तो ब्रिटिश हो गया है अगर उसको नेशनलिटी सर्टिफिकेट होम ऑफिस इशू कर देती है। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। सॉरी, अगर आप प्लीज़ टीवी का वॉल्यूम कम कर दें और सीधा मुझसे बात करें फ़ोन पर, बड़ी मेहरबानी होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कमरान भाई, मेरा आपसे एक सवाल है। असल में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। मेरा वो जो बायोमेट्रिक कार्ड है वो गुम हो गया, तो इसका भी क्या प्रोसेस है और कितना टाइम लगेगा और कितनी कॉस्ट आएगी इसकी, प्लीज़ ये मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अगर आपका BRP कार्ड गुम हो गया है, पहली चीज़ तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप उसको रिपोर्ट कर दें, लॉस्ट या स्टोलन, टू द पुलिस रिपोर्ट ले लें, क्योंकि कभी कभी जब आप फॉर्म भरते हैं आपको वो मांगते होते हैं रिपोर्ट उसकी। दूसरा स्टेप जो आपने करना होता है वो है कि आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है फॉर रिप्लेसमेंट। उसकी अप्रॉक्सीमेटली फ़ीस होती है £75, 20 pence, इतनी कुछ होती है, और आपने दोबारा अपने फिंगरप्रिंट्स देने होते हैं। यूजुअली होम ऑफिस कहती है कि 8 वीक्स के अंदर हम आपको नया कार्ड इशू कर देते हैं, बट दैट्स जस्ट एन एस्टिमेशन। अमूमन होम ऑफिस इससे ज़्यादा टाइम लगाती है। अप्रॉक्सीमेटली मेरे एक्सपीरियंस में विद इन 16 वीक्स लग जाते हैं, कभी कभी 20 वीक्स भी। सो ये आपने ख्याल रखना होता है कि अगर आपने अर्जेंटली ट्रैवल करना होता है देन आप प्रीमियम सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके मेरे ख्याल में तकरीबन £1000 लेते हैं, क्वाइट अ लॉट ऑफ मनी, एंड आप फिर 24 आवर्स में भी रिप्लेसमेंट कार्ड ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, एक जो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था और अक्सर इस पर सवाल आ रहे थे कि हम यहाँ आए हैं एज एन एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर। हमारे जो यूरोपियन स्पॉन्सर हैं उन्होंने हमें स्पॉन्सर किया था। सो फॉर एग्जांपल, मेरे अंकल जो यहाँ रहते हैं यूके में एज ए बेल्जियम नेशनल, उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया पाकिस्तान से, और मैं यहाँ आ गया और मुझे मिल गया 5 साल का रेजिडेंस कार्ड। अब जब मैंने अप्लाई किया था पाकिस्तान से, उस टाइम मैंने दिखाना था कि मैं अपने अंकल पर डिपेंडेंट हूँ। मैंने वो मनी स्लिप्स दिखाई,
मैंने सारा सबूत लगा के जमा करवा दिया और मुझे होम ऑफिस ने इशू कर दिया 5 साल का कार्ड। अब मैं यहाँ आ गया हूँ। अब यहाँ पहले क्या होता था कि जब आप यूके एंटर हो जाते थे अंडर द ईए रेगुलेशंस, आपको डिपेंडेंसी या लिविंग इन द सेम हाउस होल्ड साबित करना होता था। सो दैट वाज द रिक्वायरमेंट थ्रू आउट द 5-year पीरियड। और अगर आपका स्पॉन्सर काम नहीं कर रहा था विद इन दोज 5 years, ये भी थोड़ा सा इशू आ जाता था। लेकिन जब से EU सेटलमेंट स्कीम आई है, इन्होंने थोड़ी सी इसमें नरमी कर दी है। और नरमी कैसी कि अगर आप यहाँ आते हैं ऑन एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर परमिट, जो 5 साल हैं, आप सेपरेटली भी रह सकते हैं, आपको कोई डिपेंडेंसी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने खाली साबित करना है कि जो रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट है 5 years की, आपने वो पूरी की है। और सेम इसी तरह अगर आपने अपने पेरेंट्स को बुलाया था यहाँ, आप एक यूरोपियन नेशनल थे, आपने अपने पेरेंट्स को यहाँ स्पॉन्सर किया, उनको भी वीज़ा इशू हो गया, उनको भी इसी तरह 5 साल की रेजिडेंसी दिखानी होगी। इसमें कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो आपके ऊपर डिपेंडेंट रहें विद इन द 5-year पीरियड। सो अगर वो सेपरेट रह रहे हैं लेकिन वो 5 साल यहाँ गुजार लेते हैं, वो अप्लाई कर सकेंगे फॉर सेटल्ड स्टेटस ऑन देयर ओन राइट। सो दैट्स वेरी गुड न्यूज़, इसका आपने ज़रूर ख्याल रखना है। नाज़रीन, एक कॉल आ रही है, देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैंने क्वेश्चन करना है काम में जाता से। जी जी, आप बात कर रहे हैं, जी फरमाइए। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने अप्लाई किया था अपने वाइफ और बच्चों के लिए सेटलमेंट वीज़ा। ठीक है। तो मेरे वाइफ और बच्चे इधर आ गए थे, फिर हमारे बीवी के साथ मेरी अनबन हो गई तो डिवोर्स हो गई। ओके। वाइफ मेरी वापस चली गई, बच्चे मेरे साथ ही जस्ट स्टे कर रहे हैं। हम्म। तो उनका मैंने जो था रिन्यूअल होना था, वो रिन्यूअल अप्लाई किया। कोविड की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया था, लेकिन बहरहाल मैंने अप्लाई कर दिया। तो उन्होंने फिर इनको ना 10-year रूट पे डाल दिया, 5-year रूट के बजाय। ओके। तो अब इनका क्या हो सकता है? 10-year रूट पे 5-year रूट पे वापस आ सकती हैं, और उसके लिए मुझे क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे? मुझे सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्डर चाहिए होगा ठीक है। कोर्ट का। सो अभी आपकी नेशनलिटी क्या है? मेरी ब्रिटिश सिटीजन है, पासपोर्ट है मेरे पास ब्रिटिश। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, लेकिन मुझे देखना होगा कि किस बेस पर उन्होंने ग्रांट किया है, व्हाट रूट, और या उन्होंने आउटसाइड ऑफ द इमिग्रेशन रूल्स पर उन्होंने आपको ग्रांट किया। सो इट्स नॉट एज क्लियर कट टू मी। एक दफ़ा मुझे आपकी जो डिसीजन लेटर है वो पढ़नी होगी और फिर ही मैं आपको बता सकता हूँ कि उन्होंने किस तरह इस डिसीजन को लिया है। सो अगर आप अपने सिस्टर के पास या मेरे पास एक दफ़ा आ जाए, वो डिसीजन ले आए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि इस पर अगर हम 5-year रूट पर स्विच कर सकते हैं या नहीं। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन, ये था हमारा आखिरी सवाल आज के प्रोग्राम के लिए। एक छोटा सा प्रोग्राम आज हम कर रहे हैं टाइम की कमी की वजह से। उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अब हमेशा की तरह मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस प्रोग्राम को शेयर करें और लाइक करें, और आप नंबर भी सेव कर सकते हैं कि अगर आप नेक्स्ट वीक इस शो पर कॉल करना चाहते हैं 0203-475-1718 पर आप कॉल कर सकते हैं और मुझे सवाल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी टाइम 6 से लेकर 7 बजे, सिर्फ और सिर्फ फेसबुक और यूट्यूब पर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।